नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। द्वाराहाट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी का पुतला फूंका गया। मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महेश नेगी का पुतला फूंककर नारेबाजी की और नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। साथ ही रानीखेत में भी कांग्रेसियों ने विधायक महेश नेगी का पुतला दहन किया। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में अब हुस्न का जलवा सुर्खियां बटोर रहा है। भाजपा विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, मगर पुलिस महिला के आरोपों की जांच नहीं कर रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में अब महिला शक्ति की आवाज को भी अनसुना किया जा रहा है। महेश नेगी पिछले 2 साल से मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहे हैं और अब मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी पर ये आरोप उस महिला के हैं जिसके खिलाफ महेश नेगी की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जिसे लेकर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी की तरफ से देहरादून में एक महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। विधायक की पत्नी का आरोप है कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है, जबकि महिला की सफाई है कि विधायक महेश नेगी ने उसका शारीरिक शोषण किया। महिला की एक बेटी भी है। महिला का दावा है कि ये बेटी महेश नेगी की है और कोर्ट के जरिए डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि बेटी को इंसाफ मिल सके। मेरे पास उनकी बेटी है, मुझे डर है अपनी जान का भी, मुझे अपनी जान का, अपनी बेटी की जान का, दोनों की जान की परवाह है और मैं उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ना चाहती हूँ। अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का डीएनए अगर उनसे मैच होता है तो मैं अपनी बेटी को वो सारे हक दिलाना चाहती हूँ जो एक बेटी को मिलने चाहिए। इस मामले में अभी तक पुलिस को 4 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन महिला के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही हैं और क्योंकि इस प्रकरण में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। महिला से इस बारे में थाने में बुलाकर पूछताछ भी की गई, लेकिन महिला का आरोप है कि उस पर पुलिस प्रेशर बना रही है। मुझे थाने में बुला के मेरे पे प्रेशर बनाया उन्होंने कि अब तुम किस तरह से निपटना चाहती हो। भाजपा के विधायक पर गंभीर आरोप है। मसला महिला से जुड़ा है। पार्टी संगठन का कहना है कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो महेश नेगी पर कार्रवाई जरूर हो। जो भी मामला है उसकी जांच की जाएगी, पुलिस जांच कर रही है। जांच होगी तो भी निर्णय होकर आएगा, जो भी विषय निकल के आएगा। उसने आरोप लगाया है तो लिखित के पुलिस को देगी, तो उसकी पुलिस जांच करेगी। संगठन में अगर विधायक आरोपी पाया जाता है तो विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पुलिस से ये सवाल पूछ रही है कि इस मामले में जितनी जल्दी महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उतनी जल्दी महिला के आरोपों की जांच क्यों नहीं की गई। विधायक की पत्नी की शिकायत पर तो फौरन एफआईआर हो गई, लेकिन महिला के आरोपों की गंभीरता से जांच क्यों नहीं हो रही है। देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
इस मामले पर महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। साथ ही मामले को विधानसभा अध्यक्ष ने भी गंभीर माना है। जी पे आरोप किसी महिला ने लगाया है और जो मुझे मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है कि धर्मपत्नी जो अपनी महेश नेगी जी की है, माननीय विधायक जी की, उन्होंने भी कुछ उसके ऊपर आरोप लगाए, यानी एफआईआर लॉन्च की है। तो मुझे लगता है इसमें स्पष्ट रूप से एक जांच हो जानी चाहिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है और जांच करेगी। जांच के उपरांत जो भी इसमें निष्कर्ष निकलेगा तो तब ही मैं कह सकता हूँ उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। महिला का पत्र जिस तरह से लिखा हुआ था उससे हमें लगता है कि कहीं महिला का शोषण तो नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि लंबे मतलब काफ़ी दिनों से 1-8 साल से ये सब मामला उसका चल रहा है और इसके लिए जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और जब वो दोनों लोग आमने सामने दोनों पक्ष होंगे, उनका पक्ष सुनने के बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ कि इसमें सच्चाई कितनी है। उधर नेता प्रतिपक्ष ने भी महेश नेगी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। व्यक्तिगत किसके क्या संबंध थे लंबे जीवन में, ये तो जान पाना मुश्किल होता है। और मैं इस तरह के जब कोई मुद्दे आते हैं तो मैं पुरुष स्त्री को बराबर का दोषी मानती हूँ। तो इसमें स्त्री होने का कोई लाभ लेना चाहे तो मैं इसके भी पक्ष में नहीं रहती। यदि इस प्रकार के कोई चारित्रिक आरोप है तो इसमें दोनों ही पक्ष जिम्मेदार होते हैं, उसकी जांच की जाए, कानूनी आधार पर जो दोषी है उसे सजा दी जाए। महेश नेगी के मसले को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि महेश नेगी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो महेश नेगी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। चंपावत में भाजपा विधायक पूरन सिंह फरतेहाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर काम कर रही है, लेकिन टनकपुर जौलजीबी रोड पर दिए सरकार के फैसले से आम जनता के बीच सरकार की छवि खराब हो रही है, जिसके लिए वो विधानसभा में सरकार के खिलाफ नियम 58 के तहत प्रश्न लगाएंगे और वो अपने सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। नैनीताल में भीमताल के लाचार माता पिता ने सरकार से मलेशिया में तैनात अपने बेटे के शव को हिंदुस्तान वापस लाकर यहां के रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करने की मांग की है। परिवार का कहना है कि उनका बेटा हिमांशु पलड़िया की जनवरी 2019 में मर्चेंट नेवी मलेशिया में नियुक्ति हुई थी। हिमांशु मलेशिया की ब्रॉडविन वेंचर कंपनी में काम करता था। हिमांशु के पिता ने बताया कि उन्हें बेटे की कंपनी से 14 अगस्त को एक फोन आया था और कहा गया था कि हिमांशु की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है, उसके बचने की संभावना बेहद कम है। हिमांशु की कंपनी के लोगों ने 1 घंटे के बाद दोबारा फोन करके बताया कि हिमांशु की मौत हो गई है। अब हिमांशु के परिजनों ने राज्य और भारत सरकार से अपील की है कि वो उनके बेटे का अंतिम दर्शन और दाह संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार करवाने की वो करें और उसके शव को भारत मंगाया जाए। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के चचई गांव में अज्ञात बीमारी से कई बच्चे बीमार हो गए। बच्चों के चेहरे पर अचानक सूजन आ रही है। एक युवती समेत 4 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और एहतियातन ग्रामीणों की कोविड जांच के लिए 93 लोगों के सैंपल लिए। हालांकि इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उत्तराखंड में लगातार मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम के कहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में मौसम विभाग ने 20 तारीख तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम निदेशक ने कहा है कि देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में भी 20 तारीख तक बारिश हो सकती है। तो 20 तारीख तक भारी बारिश की
संभावना जताई है मौसम विभाग ने। फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है लोगों को। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हुआ है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। कर्णप्रयाग में भी बारिश का कहर जारी है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तो लगातार बारिश की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तो जोशीमठ में बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है और जो सड़क है वो बाधित हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। मलबा आने की वजह से ये हाईवे बंद हुआ है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। कर्णप्रयाग में भी बारिश का कहर देखा गया है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में मॉनसून सीजन तबाही लेकर आया है। पिछली तबाही से ग्रामीण अभी तक उभर नहीं पाए हैं। फिर से धारचूला में बादल फट गया। उधर कांग्रेस ने आपदा के बहाने प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया है। राहत बचाव काम में अनदेखी को लेकर कांग्रेस ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। पिथौरागढ़ में मॉनसून की बारिश एक बार फिर से आफत बनकर बरसी है। धारचूला तहसील के जुम्मा गांव में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। जिस समय ये घटना हुई, एक ग्रामीण महिला पशुओं को चारा डालने के लिए गौशाला गई थी। इसी दौरान पहाड़ से बहकर आए मलबे में महिला दब गई। धारचूला के जुम्मा गांव में ऊपर से बादल फटा। बादल फटने से एक महिला के नुकसान हो गया। 8 परिवार खतरे की जड़ में, उनको बहुत ही ज्यादा खतरा होने को भय है। ग्रामीणों की माने तो सुबह 6 बजे के करीब बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पानी और मलबा बहकर आने लगा। भूस्खलन की वजह से 8 परिवारों के ऊपर खतरा पैदा हो गया है। समस्या इस बात की है कि इस इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से लोग नेपाल के सिम के जरिए अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हमने यहाँ से धारचूला को फोन किया। नेपाली BSNL का तो है नहीं, यहाँ काम ही नहीं करता है। नेपाली सिमों से हम लोग काम चलाते हैं। इतनी तो यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद जब हमने यहाँ से नेपाली सिम से बात की, तो हमने SDRP की भी टीम मंगाई। SSB वाली भी आए थे, पटवारी, कानूनगो और एसआरबी भी आए थे। इस मॉनसून सीजन में उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई है। इससे पहले भी मुनस्यारी के कई गांव में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी। कई गांव के आसपास का तो नक्शा तक बदल गया है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आपदा को लेकर मुख्य सचिव से मिलने पहुंचा। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार को आपदाग्रस्त इलाकों की सुध लेनी चाहिए। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और मुनस्यारी में जिस तरीके से वहाँ पर देवी आपदा में तांडव मचाने का काम किया है, सरकार ने कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की। सरकार का देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है। आज हम चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं कि भाई जो देवी आपदा प्रबंधन है उसको मजबूत करें और जो क्षति है उसकी भरपाई करें। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार को आम लोगों की चिंता नहीं? आपदाग्रस्त इलाकों में क्यों नहीं गए सीएम? मॉनसून सीजन के दौरान वैसे तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बड़ी तबाही होती है। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को होता है, लेकिन इस सीजन में तो लैंडस्लाइड की कुछ ज्यादा ही घटनाएं सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, ABP गंगा। चमोली में बारिश की वजह से नदी पर बना पुल बह गया, जिस वजह से अब लोग नदी पर बने लकड़ियों के पुल से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तस्वीरें जोशीमठ विकासखंड के अरोसी गांव की बताई जा रही है। नदी में आई उफान की वजह से उस पर बना पुल बह गया। ऐसे में लोग नदी पार करने के लिए इस लकड़ी के पुल का सहारा ले रहे हैं। और ये लकड़ी का पुल क्या कहा जाएगा इसको, 2 लकड़ियां हैं जिसको इस नदी के आर पार डाल रखा है और इसी से लोग आवाजाही कर रहे हैं।
ऐसे में आप नदी का बहाव भी देख लीजिए, कितनी तेज इस नदी का बहाव है और ऐसे में जान जोखिम में डालकर ये लोग इस नदी को पार कर रहे हैं। चमोली की ये तस्वीरें हैं। पुल इस नदी पर बना था जो बह गया और अब आवाजाही में इतनी दिक्कत हो रही है कि लोग इन लकड़ियों पर चलकर इस नदी को पार कर रहे हैं और नदी का बहाव आप देख लीजिए कि कितना तेज है। ऐसे में जान हथेली पर रखकर लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह पर बाधित हो गया है। साथ ही बारिश की वजह से अलकनंदा और पिंडार नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। तो कर्णप्रयाग में लगातार बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह से बाधित हो गया है। तो ये तस्वीरें हम कर्णप्रयाग की दिखा रहे हैं। लगातार बारिश यहां भी लोगों की परेशानी को बढ़ाए हुए है। हल्द्वानी में लैंडस्लाइड की वजह से कई मार्ग बंद हैं। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया है। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखा गया है। एसडीआरएफ टीम को एक्टिव मोड पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन टीम को फौरन रवाना किया जा सके। उधर गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे स्थित किसानों के खेतों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ये रावत नगर फर्स्ट चौड़ा घाट कहते हैं और यहाँ पर हर साल जमीन कटती रहती है और हाथियों का भी नुकसान है, जानवरों का भी नुकसान है और कोई मुआवजा नहीं मिलता हम लोगों को। और विधायक जी को फोन करते हैं तो वो आते भी नहीं है और कहते हैं कि हम आएंगे करेंगे मगर करते कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 12,961 हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 12,961 हो गई है। 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 497 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 8,724 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 164 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 497 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसमें एक्टिव केस हैं 4,024। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में लगभग 13,000 के पास पहुंचने वाला है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 12,961 हो चुकी है उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 497 नए मामले उत्तराखंड में सामने आ गए हैं। अब तक 8,724 मरीज ठीक हुए, जबकि 164 लोगों की मौत हुई है। देहरादून नगर निगम ने भी अब कोरोना वायरस का तेजी से फैल रहा है। नगर निगम के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर नगर निगम में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। साथ ही अधिकारी के संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो अब नगर निगम में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। नगर निगम के एक अधिकारी को कोरोना हो गया है। ऐसे में नगर निगम में लोगों की एंट्री बैन कर दी है। हमारे एक सीनियर एक ऑफिसर हैं, उनको भी कोविड टेस्ट कराया गया था, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनके संपर्क में जो 4 लोग काफ़ी क्लोज विजिनिटी में थे, उनका हम लोगों ने आइसोलेशन का ऑर्डर कर दिया है, उनको भेज दिया गया है और 4 दिन हम लोग वेट करेंगे एज़ पर प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर लक्षण उनमें प्रकट होते हैं तो उनका भी टेस्ट कराया जाएगा। रुद्रपुर में कोतवाल और एसएसआई समेत 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोतवाली में 2 कोतवाल की जांच रिपोर्ट
कल देर रात पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद कोतवाली में तैनात 2 एसएसआई और दारोगा समेत पुलिसकर्मियों का रैपिड टेस्ट कराया गया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले। ऐसे में रुद्रपुर कोतवाली को सील कर दिया गया है। अब कोतवाली के सभी काम बाजार चौकी से किए जाएंगे। तो पुलिसकर्मियों को भी लगातार कोरोना हो रहा है। रुद्रपुर में 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पहले 2 कोतवाल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद जांच की गई तो 10 पुलिसकर्मी नेगेटिव पॉजिटिव पाए गए। कोटद्वार में एक ही परिवार के 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा है। प्रशासन ने उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। तो एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन इस इलाके को बना दिया गया है। उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोटद्वार के एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। और अब रुक करते हैं 13 जिलों की 13 खबरों का फटाफट अंदाज में। विकासनगर में बारिश की वजह से शीतला नदी में उफान, नदी के बहाव के बीच से होकर गुजर रहे हैं ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में खतरे की जद में 79 परिवार लोगों को किया गया स्कूल, पंचायत भवन और वन विभाग की चौकियों में शिफ्ट। चमोली में पुल नहीं होने से परेशानी, लकड़ियों के पुल से नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। नैनीताल में बीमार महिला को डोली में बैठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे ग्रामीण, ग्रामीणों को नापनी पड़ी 15 किलोमीटर पैदल दूरी। देहरादून में रेड लाइट पर खड़ी कार में लगी आग, कार चालक ने भागकर बचाई जान। देहरादून में किया गया कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित, बेहतर काम के लिए सम्मान किया गया। एचएनबी विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि, विश्वविद्यालयों की एमओयू डेटा ग्रेडिंग में मिला 5वां स्थान। पौड़ी में सरकारी विभाग कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, सड़क के इर्द गिर्द खड़े कर रहे हैं सरकारी वाहन। रुड़की के आसपास के क्षेत्र में कम नहीं हो रहा है अपराध, पुलिस के सामने क्राइम कंट्रोल चुनौती बना। देहरादून के लच्छीवाला में मिला 15 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया अजगर को रेस्क्यू। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में बढ़ी बाघों की संख्या, 2018 की जनगणना में मिले थे 7 बाघ। पौड़ी में 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोग घायल। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।